नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज शाम थमेगा प्रचार। 8 राज्यों की 58 सीटों पर 25 मई को होगा मतदान। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की तूफानी रैली जारी। प्रधानमंत्री आज हरियाणा और पंजाब में भरेंगे हुंकार। वही 24 की चुनौती में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। एक महिला कार्यकर्ता की मौत, 7 जख्मी। भाजपा ने बंद का किया ऐलान। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को आज किया जाएगा सुपुर्दे खाक। विश्व नेताओं ने जताई संवेदनाएं। रईसी के जनाजे में उमड़ा जन सैलाब। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मध्यावधि चुनाव की घोषणा के साथ गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सुनहरे भविष्य का लिया संकल्प। कहा, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ महंगाई में आई कमी। कान फिल्म फेस्टिवल में भारत के लिए आज बड़ा दिन। भारतीय निर्देशक पायल कापाड़िया की ऑल वी इमेजिन इज लाइट आज होगी प्रदर्शित। भारतीय सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवन कान प्रतिनिधियों को देंगे मास्टर क्लास। खेल की खबरों में एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर आईपीएल से किया बाहर। अब क्वालिफाइड 2 में राजस्थान की हैदराबाद से होनी है भिड़ंत। और खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए चुनावी प्रचार आज शाम थमेगा। इस चरण में 25 मई को 58 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए पार्टियां वोटर्स को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। छठे चरण में होने वाले चुनाव में 889 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोट डाले जाने हैं। अधिकांश लोकसभा क्षेत्रों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है, लेकिन कुछ स्थानों पर समय में बदलाव किया गया। छठे चरण में कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री धुआंधार चुनावी प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री आज हरियाणा और पंजाब में चुनावी प्रचार को धार देंगे। प्रधानमंत्री मोदी की पहली जनसभा हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ में होनी है। इस सीट से भाजपा ने चौधरी धर्मवीर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। प्रधानमंत्री इस रैली से भाजपा की अगर बात करें तो पूरी दक्षिणी हरियाणा को साधने की कोशिश होगी। हरियाणा में छठे चरण में सभी 10 सीटों पर मतदान होगा। वहीं लोकसभा चुनाव के इस समर में प्रधानमंत्री की दूसरी जनसभा पंजाब के पटियाला में है। इस सीट से परनीत कौर भाजपा प्रत्याशी हैं। भाजपा में पंजाब में अगर बात की जाए तो 7वें चरण में सभी 13 सीटों पर चुनाव होना है। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के साक्षात्कार की, जो उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को दिया है और उसी में कई बड़ी अहम बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा कि साल 2014 में भ्रष्टाचार मुद्दा रहा, 2019 में लाभार्थी और 2024 में मुद्दा है विकसित भारत का। यूपीए ने 2043 तक दुनिया को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का वायदा किया था। हम कम से कम 15 साल पहले भारत को दुनिया के इस लक्ष्य तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पिछले 1 दशक में बिना किसी भेदभाव के हमने कार्यक्रमों के 100% सैचुरेशन पर जोर दिया। देश में बेरोजगारी रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। हाल ही में ये 3.2% रिकॉर्ड किया गया। तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के साथ साथ यूपी में बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी। जब हम सत्ता में आए, सेंसेक्स 25,000 पर था और आज ये 75,000 के लेवल को क्रॉस कर चुका है और मार्केट कैप जो है वो 5 ट्रिलियन के पार है।
डीमैट अकाउंट्स की संख्या 2.3 करोड़ से बढ़कर आज 15 करोड़ है, यानी कि इक्विटी मार्केट में लगातार लोगों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। म्यूचुअल फंड निवेशक साल 2014 में 1 करोड़ से बढ़कर अब 4.5 करोड़ पर हैं। 4 जून को बीजेपी संख्या के लिहाज से रिकॉर्ड बनाएगी। शेयर बाजार भी नया रिकॉर्ड बनाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हमने लंबा रास्ता तय किया और तीसरे टर्म में लड़ाई और तेज होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह का धुआंधार प्रचार जारी है। अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। अमित शाह की पहली जनसभा सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज लोकसभा सीट पर होगी। इस सीट से जगदम्बिका पाल भाजपा उम्मीदवार हैं। अमित शाह संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और प्रतापगढ़ में भी भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। संत कबीर नगर में प्रवीण निषाद भाजपा के प्रत्याशी हैं। वहीं अंबेडकर नगर से रितेश पांडे और प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता भाजपा के टिकट पर मैदान में हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ओडिशा में चुनावी प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा मयूरभंज में जनसभा करेंगे। इसके बाद भद्रक में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा जाजपुर और जगत सिंहपुर में भी चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के तमाम नेता जमकर प्रचार में लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पार्टी की तरफ से चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगे। पहले राहुल गांधी उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में कन्हैया कुमार के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद राहुल गांधी मंगोलपुरी में पार्टी प्रत्याशी उदित राज के लिए चुनावी सभा में हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि सभी सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और बिहार के बक्सर में लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने हरियाणा के सिरसा में कांग्रेस प्रत्याशी शैलजा कुमारी के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो के दौरान उन्होंने शैलजा कुमारी को भारी मतों से जीत दिलाने की जनता से अपील की। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर छठे चरण के तहत 25 मई को मतदान किया जाएगा। हरियाणा में तो एकदम एक लहर है बीजेपी के खिलाफ। पूरे देश भर में ये अंडर करंट है। ये जो सत्ता की राजनीति है, जो कुछ भी कर लेंगे सिर्फ सत्ता के लिए, लेकिन जनता को नकारने वाली राजनीति है। बेरोजगारी बहुत हो गई है, महंगाई बहुत चरम पे है और बदलाव आएगा। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने माना कि जब 60 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही तो अनुसूचित जाति, जनजातियां, पिछड़ा वर्ग, उन पर अत्याचार होता रहा है। राहुल गांधी जी ने माना है कि 60 साल कांग्रेस जब सत्ता में रही तो इनके समय अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग पर अत्याचार होता रहा। उनको पिछड़ा बना के रखा गया। उनकी केवल वोट का इस्तेमाल किया गया, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। वो गरीब थे, उनको और गरीब किया गया। यही कांग्रेस की नीति रही। बांटो और राज करो, जातिवाद, क्षेत्रवाद पर राजनीति करती थी और आगे भी कांग्रेस यही करने वाली है। ये स्वयं उन्होंने माना है कि कैसे उनका शोषण भी होता रहा, कैसे उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब 10 साल ये अब भी केंद्र की सरकार में रहे, तब भी अपने पार्टी के अध्यादेश चौराहे पे आके फाड़ते रहे। इससे पता चलता है ये अपनी सरकार में कितना विश्वास रखते थे। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि महिला अत्याचार पर कांग्रेस मौन हो जाती है। कांग्रेस को न संदेश खली महत्वपूर्ण लगता है, न एक महिला सांसद की पिटाई मुख्यमंत्री के घर पे वो महत्वपूर्ण लगता है। कांग्रेस को ये भी महत्वपूर्ण नहीं लगता कि किसी बेटी या किसी महिला के साथ अत्याचार, दुराचार हो। ये कांग्रेस की मानसिकता बन गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ये कह दें कि ये होता ही रहता है और कांग्रेस के एक बड़ी नेता कहें मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन कभी वो भी इस विषय पे जुबान नहीं खोलती है, तो इससे पता चलता है महिलाओं के प्रति अत्याचार पर कांग्रेस
मौन क्यों है, इनके मुंह में दही क्यों जम जाता है? क्योंकि ये तो चोर चोर मुसेरे भाई ने मिलकर गठबंधन बनाया, अब गठबंधन धर्म को निभा रहे हैं। झारखंड के गोड्डा से भाजपा उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया। निशिकांत दुबे ने कहा कि मुंबई की एक महिला ने हेमंत सोरेन पर बलात्कार का केस दर्ज करवाया है। जिस महिला ने 2013 में हेमंत सोरेन जी के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया था, उसने फिर से आज से 15 दिन पहले एक केस FIR कर दिया है कि इसने सचमुच बांद्रा के ताज होटल में मेरे साथ रेप किया था और इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है कि एक मुख्यमंत्री एक महिला का बम्बई के होटल में बलात्कार कर दे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के पहले पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, जिसमें बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत हुई है। इस झड़प में बीजेपी के 7 कार्यकर्ता घायल भी हुए। भाजपा ने हिंसक झड़प के विरोध में नंदीग्राम में बंद का ऐलान किया है। भाजपा के IT सेल के प्रमुख अमित मालविया ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के माध्यम से अमित मालविया ने लिखा कि 16 मई 2024 हल्दिया में एक रैली में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में अपने हार का बदला लेने की धमकी दी। वह भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई, लेकिन फिर भी बेशर्मी से मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुई। 23 मई 2024 नंदीग्राम में भाजपा कार्यकर्ता रतिबाला की हत्या कर दी गई। मैं नंदीग्राम में भाजपा कार्यकर्ताओं पर तृणमूल समर्थकों के कायरतापूर्ण हमले की निंदा करता हूं। नंदीग्राम के सोनाचुरा इलाके में तृणमूल समर्थकों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर धारदार हथियारों से हमला किया। घटना में 7 लोग घायल हुए। भाजपा की महिला कार्यकर्ता रतिबाला की जान चली गई। लोकतंत्र में ऐसी हिंसा अस्वीकार्य है। ममता बनर्जी को उनके भड़काऊ बयानों के लिए, उसके बाद उनकी पार्टी के आपराधिक प्रवृत्ति वाले सदस्यों की कार्रवाई के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हम लड़ेंगे और रतिबाला और सभी पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे। हमारी स्थानीय इकाई ने नंदीग्राम में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ममता बनर्जी के बार बार दिए जाने वाले सांप्रदायिक और जानलेवा बयानों पर ध्यान देगा चुनाव खत्म होने के बाद। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा OBC वर्ग के तहत मुस्लिम आरक्षण रद्द करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्षी गठबंधन पर जमकर हमला किया। साथ ही विपक्षी गठबंधन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चुनाव में बड़े स्पष्ट शब्दों में इस विषय को उठाया कि किस तरीके से ये इंडी गठबंधन, ये ममता, ये राहुल गांधी एक तुष्टीकरण की नीति और तुष्टीकरण के साथ साथ ये सब लोग संविधान की धज्जियां उड़ा। संविधान में साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो। जिस मुस्लिम लीग के एजेंडे के कारण भारत का विभाजन हुआ, उसी को फिर से आगे बढ़ाने का काम ये सारा घमंडिया गठबंधन का। हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद तुरंत ही ममता जी ने कहा कि मैं ना मानूंगी। ये क्या संविधान से ऊपर है? राहुल गांधी इन ऐसे मुद्दों पर मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्दाफाश होता है, इन लोगों के एक्टिविटीज के द्वारा, इनके कार्यकलापों के द्वारा स्पष्ट दिखता है, तो ये चुप्पी साधते हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। कार तो काफी डैमेज हो गई। नो प्रॉब्लम, मैंने पॉलिसी बाजार को बुला लिया। सर, कार का रिपेयर और क्लेम सेटलमेंट सब हम संभाल लेंगे। इतनी जल्दी? काफी महंगा कार इंश्योरेंस लिया होगा। काफी सेव किया पॉलिसी बाजार से। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। 25 मई को 58 सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां और नेता जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। छठे चरण के लिए आज शाम प्रचार थमेगा। यूपी में छठे चरण में 14 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं। उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने
डीडी न्यूज़ से खास बातचीत की और कहा भाजपा सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई और विपक्षी पार्टियों पर निशाना भी साधा। उनसे चुनावी तैयारियों को लेकर खास बात की है हमारे संवाददाता दीपिका महतो ने। आइए आपको सुनवाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यूपी डिसाइड करता है पार्लियामेंट का मत। 80 सीटें बीजेपी के यूपी प्रेसिडेंट। आपने मुलायम सिंह यादव के सामने भी लड़ाई लड़ी है और आपने जनता का बदलता हुआ मत भी देखा है। कितना बदला है यूपी? माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश सहित देश में एक बड़ा परिवर्तन आया है और आज देश भारत दुनिया का नेतृत्व करने की ओर आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। आपने देखा होगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में कुल 18 कमिश्नरी हैं, 18 मंडल हैं। हमारी सरकार आने से पहले 6 मंडल ऐसे थे जहां सरकारी विश्वविद्यालय नहीं थे। हमारी सरकार ने आज की स्थिति ये है कि सभी राज्यों में सभी मंडल मुख्यालयों पर सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित हैं। आज इस जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमने एक पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करके सरकारी नियुक्तियां की हैं। यूपी को लेकर क्या मेजर डेवलपमेंटल एजेंडास हैं? अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के राज्य के रूप में सामने आया है और हमारी सरकार अपनी विरासत, अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रही है। जो 6 फेज की इलेक्शन की पोलिंग होने वाली है उसको लेके क्या तैयारियां हैं? 14 लोकसभा सीटों पर 25 तारीख को यानी कि परसों मतदान होना है। हमारी पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी सहित और मुख्यमंत्री जी सहित लोगों को उन्होंने एड्रेस करने का काम किया है और हमारी सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है 10 वर्षों का, उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार जनता के बीच में हैं। यूपी का पूरा एरिया वो हमने अभी तक देखा है लगातार कवरेज इसमें, लेकिन उसको और कितना इंपॉर्टेंट बनाया जा रहा है? क्या डेवलपमेंटल इश्यूज हैं और आगे क्या फोकस है? ये आपने सुना बीजेपी प्रेसिडेंट यूपी से। कैमरा पर्सन संजीव के साथ दीपिका, डीडी न्यूज़, आजमगढ़। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने रोड शो किया। कांग्रेस ने इस सीट से कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने चांदनी चौक लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल के समर्थन में रोड शो किया। नई दिल्ली में चांदनी चौक लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जेपी अग्रवाल ने केशवपुरम क्षेत्र में चुनावी प्रचार किया। चौबीस की चुनौती में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। यौन शोषण मामले में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द किया जा सकता है। कर्नाटक सरकार ने इसके लिए विदेश मंत्रालय को एक पत्र लिखा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस पर कार्रवाई की जा रही है और इससे पहले इस प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी ने भी विदेश मंत्रालय से विदेश में छिपे रेवन्ना के पासपोर्ट को रद्द करने की सिफारिश की थी। प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की मांग कर्नाटक सरकार ने विदेश मंत्रालय को एक पत्र लिखकर कहा है और विदेश मंत्रालय का मानना है कि इस पर कार्रवाई की जा रही है।
आपको बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना जो हैं वो करीबन अप्रैल के महीने से ही जर्मनी भागे हुए हैं और अब उनके राजनयिक पासपोर्ट पर वो गए थे और ये बात सामने आ रही कि उसे रद्द करने की मांग की जा रही है। बात स्वाति मालीवाल मारपीट मामले की, जिसमें दिल्ली पुलिस आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करने वाली है और अब से थोड़ी देर में दिल्ली पुलिस सीएम हाउस जाएगी। स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर सीएम अरविंद केजरीवाल के माता पिता से भी मुलाकात की थी। मामले में पुलिस सीएम के माता पिता के बयान भी दर्ज करेगी। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर निर्भया की माता का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दिल्ली सीएम आवास में उनके साथ हुई कथित अभद्रता और मारपीट की घटना पर निर्भया की मां स्वाति मालीवाल का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही हैं। स्वाति मालीवाल ने अपने एक्सपोज के जरिए कहा कि निर्भया की माता ने देश में न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने आप पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेता इस वीडियो के जरिए मेरा समर्थन करने पर निर्भया की मां को भी भाजपा का एजेंट बता देंगे। देखिए, उनको इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पूरे स्टेट यानी दिल्ली के वो सीएम हैं और भी राज्यों में है। पूरी जनता का उन पे विश्वास है। वो खुद ही कहते हैं कि हम दिल्ली का बेटा हूँ, भाई हूँ। तो उस भाई और बेटे के नाते, भाई के नाते उनको इस पे बोलना चाहिए। जो भी गलत किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उस स्वाति जी का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि स्वाति जी ने उनके साथ 8-10 साल महिलाओं के लिए काम किया है। उनके वजह से कितने महिलाओं को हेल्प मिला, कितने केसों में उन्होंने महिलाओं का हेल्प किया। मैं खुद जानती हूँ, मैंने खुद उनसे कई महिलाओं का केस करवाया है। अपने लिए भी मैं बार बार उनसे मिली हूँ। तो इस पे उनको एक्शन लेना चाहिए और स्वाति जी को इंसाफ मिलना चाहिए। पुणे एक्सीडेंट केस को लेकर महाराष्ट्र में जमकर राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा था, जिस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि इस घटना का राजनीतिकरण करने की ये बहुत ओछी कोशिश है। हर चीज में वोटों की राजनीति को लाने का जो प्रयास राहुल गांधी करते हैं वो बहुत गलत है। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। राहुल गांधी इन्होंने जिस प्रकार का वक्तव्य किया है, वीडियो रिलीज किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि इस घटना का राजनीतिकरण करने की ये बहुत ही ओछी कोशिश है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसके ऊपर जो निर्णय दिया उसके ऊपर हमने भी आश्चर्य व्यक्त किया है, लेकिन पुलिस उस पर रुकी नहीं। पुलिस ने वापस उस पर अपील दाखिल की और ऊपर के न्यायालय ने उसका कॉग्निजेंस लेकर वापस एक रिव्यू पिटीशन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने चल रही है। जिन्होंने अंडर एज चाइल्ड को शराब दी, ऐसे लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। जिस पिता ने गाड़ी दी उसको भी अरेस्ट किया गया है। और अब बात मौसम के मिजाज पर। पूरे उत्तर भारत में गर्मी और लू के कहर से अधिकतम तापमान प्रतिदिन अपने चरम सीमा को छू रहा है। बढ़ते तापमान की मार झेल रहे लोग गर्म हवाओं से भी काफ़ी परेशान हैं। राजस्थान के बाड़मेर शहर में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा के सिरसा में 47.8 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही छत्तीसगढ़ के जांजगीर में गर्म हवाओं की रफ्तार 62 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। उत्तर भारत में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। इसको लेकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्हें जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लू लगने के लिए मरीजों के लिए बिस्तर तैयार रखने का भी निर्देश है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में अभी कुछ और दिनों तक लू की स्थिति बनी रहेगी और राहत मिलने की उम्मीद कम। लोगों को धूप में अनावश्यक बाहर निकलने से परहेज करने की सलाह दी गई। साथ ही अधिक मात्रा में पेय पदार्थ करने का भी सेवन करने का सलाह दी गई है। देश के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। लोग इस भीषण गर्मी से परेशान हैं। वहीं केरल की बात करें तो यहाँ मौसम ठंडा ठंडा कूल है। केरल के तिरुवनंतपुरम शहर के कई हिस्सों में आज तेज बारिश हुई। बारिश के बाद केरल के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। साथ ही मौसम सुहावना हो गया।
और फिलहाल समाचारों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं एक्सप्रेस 100 में सहयोगी गौरव के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।